कल्पना कीजिए कि आप किसी पुराने खंडहर में गए हैं और अचानक आपकी नजर उन आकृतियों और उन मूर्तियों पर पड़ती है जिनके चेहरे न ही इंसानों जैसे हैं और न ही जानवरों जैसे, एकदम अजीब, रहस्यमयी और ऐसा प्रतीत हो जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। तो आपके मन में क्या सवाल पैदा होंगे? क्या हो सकता है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसे जीवों को देखा था जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए? तो दोस्तों, इतिहास में कुछ खोजें ऐसी होती रही हैं जो हमारी सोच की जड़ें हिला देती हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में, रेगिस्तानों की रेत के नीचे, घने जंगलों की गहराइयों में और टूटी हुई प्राचीन इमारतों के बीच पुरानी सभ्यताओं ने रहस्यमय निशान छोड़े हैं। विशाल पत्थर की मूर्तियां, अजीब चेहरे और ऐसी कलाकृतियां जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन्हें बनाया कैसे गया? क्योंकि आज की आधुनिक तकनीक के बावजूद इतनी बारीकी से पत्थर तराशना आसान नहीं। और फिर दूसरा सवाल, जो और भी ज्यादा रहस्यमयी है, ये आकृतियां किसकी हैं? वे न इंसानों जैसी लगती हैं न किसी जानवर जैसी। क्या हो सकता है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने किसी ऐसे जीव को देखा हो जो इस धरती का नहीं था? ऐसा जीव जो उनके लिए इतना अनजान और डरावना था कि उन्होंने उसकी तस्वीरें पत्थरों में अमर कर दी। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की ओर चलते हैं, जहां हम देखेंगे वो मूर्तियां, वो सिर और वो पुरानी कलाकृतियां जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती हैं। क्योंकि कौन जानता है, शायद हमारा अतीत उन मुलाकातों का गवाह हो जो इंसानों की नहीं, किसी और दुनिया की थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मिस्टिक ओर टीवी। हम चलते हैं 3000 साल पीछे प्राचीन जापान के जामन काल में। वहाँ के गांवों और समाधि स्थलों में पुरातत्वविदों ने मिट्टी की अजीब सी छोटी छोटी मूर्तियां खोजी जिन्हें कहा गया डोगु। ये मूर्तियां मुश्किल से 1 फुट ऊंची थी, मगर उनके सिर बहुत बड़े, कंधे चौड़े और पूरे शरीर पर रहस्यमय निशान बने हुए थे। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थी उनकी आंखें, गोल, बड़ी बड़ी, लगभग उभरी हुई, मानो किसी गागल जैसी आकृति हो। वैज्ञानिकों ने कहा शायद ये उपजाऊपन या चिकित्सा से जुड़ी मूर्तियां थीं जिन्हें किसी धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जिसने भी इन्हें ध्यान से देखा वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि इनमें कुछ तो अजीब था। लोग वो इंसानों जैसे नहीं लगते। उनके हाथ पैर पतले, सिर अजीब आकार के और शरीर पर बने पैटर्न ऐसे जैसे ये सजावट नहीं बल्कि किसी परिधान या कवच के हिस्से हों। कुछ लोगों को वे किसी स्पेस सूट जैसे लगे और यही रहस्य को और गहरा कर देता है। जब किसी डोगू की मूर्ति को आधुनिक अंतरिक्ष यात्री की तस्वीरों के पास रखा जाए तो समानताएं चौंका देती हैं। बड़े वाइजर जैसी आंखें, भारी भरकम सूट और शरीर पर बने निशान जो कंट्रोल पैनल या उपकरण जैसे दिखते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हजारों साल पहले बिना किसी बाहरी संपर्क के जापान के लोगों ने यह सब बस कल्पना से बना दिया, या फिर वे किसी ऐसे दृश्य के साक्षी थे जिसे उन्होंने सच में देखा था? मुख्य धारा के पुरातत्वविद यह मानने से इनकार करते हैं कि ये प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के सबूत हैं। उनके अनुसार यह बस मिथक, प्रतीक या पूजा से जुड़ा हिस्सा है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को नहीं पता कि डोगू क्यों बनाए गए और वे इतने अजीब क्यों दिखते हैं। आज भी हजारों डोगू जापान के संग्रहालयों में रखे गए हैं, चुपचाप, रहस्यमयी, मानो किसी भूले हुए राज की पहरेदारी कर रहे हों। क्या वे देवताओं की मूर्तियां थीं, या रक्षा के प्रतीक, या फिर प्राचीन लोगों द्वारा खोजे गए और देखे गए किसी अलौकिक अनुभव का रिकॉर्ड? अब चलते हैं ग्वाटेमाला के घने जंगलों में। सन 1950 के दशक में वहां से एक खबर फैली कि जंगल की गहराई में एक विशाल पत्थर का सिर मिला जो किसी भी ज्ञात सभ्यता जैसा नहीं था। उस चेहरे की बनावट मायान या ओल्मेक सभ्यताओं से मेल नहीं खाती थी। नाक लंबी और सीधी, होंठ पतले, थोड़ी नुकीली, मानो किसी यूरोपीय या शायद किसी और ही दुनिया के चेहरे जैसी। उसकी निगाहें आसमान की ओर उठी हुई थी, जैसे वह क्षितिज के पार कुछ देख रही हो। उसकी कुछ तस्वीरें ली गई, पर अजीब बात यह रही कि कोई भी आधिकारिक अध्ययन नहीं हुआ। कुछ विशेषज्ञों ने कहा यह तो बस प्राकृतिक चट्टान है, और दूसरों ने दावा किया नहीं, यह असली है, किसी अनजान सभ्यता का प्रमाण।
लेकिन इससे पहले कि रहस्य सुलझ पाता, वह सिर नष्ट कर दिया गया। कहा गया कि गृह युद्ध के दौरान विस्फोट में उसका चेहरा उड़ गया। जब खोजी दोबारा पहुंचे, वहां बस मलबा बचा था। हमारे पास केवल धुंधली तस्वीरें और चंद गवाहों के बयान हैं, पर वहीं कुछ तस्वीरें आज भी सवाल खड़े करती हैं। आखिर इसे किसने बनाया? यह इतना अलग क्यों दिखता है? क्या यह किसी भूली हुई सभ्यता का सबूत था, या फिर किसी ऐसी सत्ता का जो इस धरती की थी ही नहीं? संशयवादी कहते हैं तस्वीरें झूठी हैं, लेकिन यकीन करने वाले मानते हैं सच्चाई छिपा दी गई। आज ग्वाटेमाला का पत्थर का सिर उस सीमा रेखा पर खड़ा है जहां किंवदंती और वास्तविकता मिल जाती हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे हम न पूरी तरह साबित कर सकते हैं, न पूरी तरह नकार सकते हैं। क्योंकि अगर इतना विशाल स्मारक बिना किसी निशान के गायब हो सकता है, तो कौन जानता है उन जंगलों में अब भी क्या छिपा है, किसी और खोज के इंतजार में जो शायद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर स्थित है ईस्टर द्वीप, जो अपने विशाल पत्थर के मोआई प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन विशाल का स्तंभों के बीच छुपा है एक और भी अजीब रहस्य। ये कोई ऊंची मूर्ति नहीं, बल्कि लकड़ी में उकेरे गए अक्षरों की सरगोशियों में छिपा है। इन्हें कहते हैं रांगो रांगो टैबलेट्स। 19वीं सदी में खोजे गए लकड़ी के तख्तियां अजीबो गरीब प्रतीकों से भरे हैं। छोटे छोटे चिन्ह मानो किसी कहानी को बयां कर रहे हों। इंसान, जानवर, पौधे और ज्यामितिक आकृतियां एक अनोखी स्क्रिप्ट में पंक्तिबद्ध है। पहली नजर में यह किसी भाषा जैसी लगती है, लेकिन समस्या यह है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता। रागो रागो की ज्ञान धारा यूरोपियों के आने से पहले ही समाप्त हो गई थी। जिन लोगों के पास इसका अर्थ समझने की क्षमता थी, उन्होंने इसे आगे नहीं पहुंचाया। कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास का अभिलेख था, राजाओं, युद्धों और प्रवासों की कहानी थी। कुछ कहते हैं कि इसमें पवित्र रहस्य या खगोलीय जानकारी छिपी थी, और कुछ बहादुर आवाजें तो यहाँ तक कहती हैं कि इसमें मोआई प्रतिमाओं को कैसे स्थानांतरित किया गया, उसका रहस्य भी हो सकता है। लेकिन यह सब उस संस्कृति के साथ कहीं खो गया। दर्शकों तथा भाषाविदों ने इस कोड को समझने की कोशिश की। पैटर्न तो दिखते थे, लेकिन अर्थ हमेशा फिसल जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह भाषा हमसे खेल रही हो, अपना अंतिम रहस्य नहीं खोलना चाहती। आज यह टैबलेट संग्रहालयों और अभिलेखागार में शांत खड़ी हैं, अपनी अप्रत्याशित लकीरों के साथ हमें घूरती हुई। क्या ये कोई सभ्यता की बुद्धिमत्ता की अंतिम कूच है, या सिर्फ प्रतीक है जिन्हें हम गलती से भाषा समझते हैं? 1974 का साल था। जैक्सनविल, फ्लोरिडा में एक परिवार, बेट्स परिवार, अपने घर के पास जंगल की आग से बची राख और पेड़ों के बीच हुई क्षति का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी कुछ अजीब पर। एक धातु की गोलाकार गेंद, बोलिंग की गेंद जितनी, जो धूप में चमक रही थी। पहले तो उन्होंने इसे जंक समझा, पर क्यूरियोसिटी ने जीत हासिल की। वे इसे घर ले गए और फिर अजीब चीजें होने लगी। जब उन्होंने इसे फर्श पर लुढ़काया, यह सामान्य गेंद की तरह नहीं लुढ़कती थी। कभी अचानक दिशा बदल जाती, कभी गोल गोल घूमती, कभी रुककर फिर से चलने लगती। रात को परिवार कहता है कि यह हल्की कंपन और खड़खड़ाहट भी करती। वैज्ञानिकों और पत्रकारों ने इसे जांचने की कोशिश की। एक्सरे और अन्य परीक्षणों में पता चला कि यह उच्च शुद्धता वाला स्टेनलेस स्टील था, बिना किसी निशान या जोड़ के। फिर भी इसकी अजीब हरकतें जारी रहीं। कुछ ने कहा यह कोई गुप्त सैन्य परियोजना हो सकती है, जबकि कुछ ने माना कि यह पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी और दुनिया का उपकरण हो सकता है। आखिरकार यह गेंद परिवार को लौटा दी गई और समय के साथ सबकी दिलचस्पी कम हो गई। लेकिन आज भी कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि बेट्स परिवार ने उस दोपहर रात में क्या खोज लिया था। 1800 के दशक के अंत में कोलंबिया के नदी घाटियों में खजाने की तलाश कर रहे शिकारी क्विम्बिया लोगों की कब्रें खोद रहे थे। इन लोगों को सोने के शिल्प में महारत हासिल थी। ज्यादातर चीजें उम्मीद के मुताबिक मिली, गहने, पूजा के सामान और मृतकों को सम्मानित करने के लिए छोटी मूर्तियां। लेकिन इनके बीच कुछ अजीब मिला। छोटे छोटे सोने के आंकड़े जो पहले तो जानवरों जैसे लग रहे थे, शायद मछली या शायद पक्षी। दशकों बाद जब दुनिया बदल चुकी थी और हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे थे, किसी ने उन आंकड़ों को फिर देखा और ठिठक गया। यह सब जानवर नहीं लग रहे थे,
यह हवाई जहाज लग रहे थे, पूरी तरह से संतुलन और उड़ान के सिद्धांतों के अनुरूप। इंजीनियरों ने इनका अध्ययन किया, अनुपात मापे, तुलना की और फिर प्रतिकृतियां बनाई। जब उनका परीक्षण किया गया, ये उड़ गए, नहीं अजीब तरह से, नहीं बेढंग से, बल्कि सही संतुलन और नियंत्रण के साथ। और यही सवाल आज भी बना हुआ है, कैसे प्राचीन कैम्बिया लोग हजारों साल पहले ऐसी डिजाइन बना सकते थे जो हमारी आधुनिक तकनीकी से मेल खाती हो।